तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर एलिमेंट्स को दो तरीके से क्लासीफाई करा जा सकता है, एक तो मेटल और एक नॉन मेटल। उसके बाद तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ से हम ये बता सकते हैं कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? एक तो होती है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी तो पहली चीज़ मेलिएबिलिटी है, अगर मान लीजिए हमने किसी भी सब्सटेंस को लिया और उस सब्सटेंस को लेकर हमने हैमरिंग शुरू कर दी, मतलब हैमर से हथौड़े से हमने उस पर चोट मारनी शुरू कर दी, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, वो फ्लैट हो जाएगा। अगर वो फ्लैट हो गया तो हम ये कहेंगे कि वो मेलिएबल है। मेलिएबिलिटी का मतलब है द प्रॉपर्टी बाई वर्च्यू ऑफ विच एनीथिंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, जिसको थिन शीट्स में कन्वर्ट करा जा सके उसको हम मेलिएबल मटेरियल बोलते हैं। अब ये जो मेलिएबल मटेरियल है ये क्या होता है, अगर कोई चीज़ मेलिएबल है तो फिर वो मेटल है, ठीक है। तो मेलिएबिलिटी का मतलब ये है कि जिसमें हम अगर किसी भी चीज़ की हैमरिंग करें तो वो फ्लैट होकर शीट में कन्वर्ट हो जाए, इसको बोलते हैं मेलिएबल थिंग। उसके बाद अगला है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, अच्छा मेलिएबिलिटी किसी भी चीज़ में है या नहीं है ये कैसे पता चलता है? हमने हथौड़े से चोट करी किसी भी चीज़ पर, वो फ्लैट नहीं हुई, वो टूट गई, तो हम ये कहेंगे कि ये मेलिएबल नहीं है। और जो चीज़ टूट गई उसको हम क्या बोलेंगे कि ब्रिटल है ये मटीरियल, ब्रिटल, BRITTLE, ब्रिटल। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए डक्टाइल। डक्टाइल थिंग इज दैट विच कैन बी स्ट्रेच्ड और ड्रॉन टू फॉर्म थिन वायर्स। तो किसी भी चीज़ को अगर हम खींचना शुरू करें या रोल करना शुरू करें, जैसे रोटी बनाई जाती है, आटा गूंथते हैं, आटा गूंथने के बाद उसकी वो लोई तोड़ी जाती है, उसके बाद उसको जो चकला बेलन होता है उस पर ऐसे फ्लैट करके उसको प्लेन कर दिया जाता है। तो हम ये कहते हैं कि अगर किसी भी चीज़ को हम ऐसे ऐसे रोल करने लगे और रोल करते करते वो पतला 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 होता चला जाए, तो इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ वायर्स में कन्वर्ट हो रही है, वो चीज़ वायर में कन्वर्ट हो रही है। किसी चीज़ को हम खींचते जा रहे हैं, तो खींचते जा रहे हैं, वो रबर बैंड की तरह खींचती जा रही है, खींचती जा रही है। इसका मतलब क्या है कि वो मटीरियल जो है वो डक्टाइल मटीरियल है, यानी कि अगर किसी भी मटीरियल को खींच कर थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जा सके तो हम ये बोलते हैं कि वो मटीरियल कौन सा मटीरियल है, डक्टाइल मटीरियल है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। यहाँ पर भी वही है कि अगर उस मटीरियल को खींचो और वो टूट जाए, वो वायर में कन्वर्ट ना हो, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये तो फिर से ब्रिटल है, ये तो टूट गया। तो जो चीज़ मारने से, चोट करने से जो चीज़ फ्लैट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कि थिन शीट्स में कन्वर्ट हो गया, पतली प्लेटों में कन्वर्ट हो गया। जैसे कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, इनकी प्लेटें होती हैं ना, ठीक है। सर डक्टाइल अगर कैसे खींचते हुए वायर में टूट जाएगा सर, वो अगर टूट गया तो फिर वो नॉन मेटल, डक्टाइल है, नॉन मेटल नॉन मेटल हो गया ना। हाँ बस। और इसी तरीके से आप ये देखिए, लोग सोने की चेन पहनते हैं तो गोल्ड की चेन पहनते हैं, तो गोल्ड क्या है, मेटल है, तभी तो उसको खींच के उसका वायर बनाया गया, गोल्ड का वायर ही तो है एक तरह से, वो डिज़ाइनिंग वगैरह कर दी जाती है उसमें। ऐसे ही सिल्वर का वायर, सिल्वर चेन हो गई, ठीक है। तो कॉपर की खाली मतलब कोई पहनता नहीं है, लेकिन फिर भी कॉपर की जंजीर बनाई जा सकती है। तो हम ये कहते हैं कि ये तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कॉपर वायर, तो कॉपर वायर इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होती है, मैं कह रहा हूँ ऑर्नामेंटली तो यूज़ नहीं करते ना उसको। हाँ जी, कोई सब्सटेंस पूरा ही डक्टाइल तो नहीं हो सकता है, मतलब एक बार टूट ही जाता है। हाँ ऐसा भी होता है कि कोई सब्सटेंस पूरी तरह से डक्टाइल नहीं है, ठीक है, थोड़ी देर तक खींचता जा रहा है, मतलब अभी तो वो डक्टिलिटी शो कर रहा है, और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि वो टूट गया, यानी कि वो पूरी तरह से डक्टाइल नहीं है, ब्रिटल हो गया, वो टूट गया। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं जो कुछ हद तक मेटल की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, कुछ हद तक नॉन मेटल की, उसको क्या बोलते हैं, बीच के मेटलॉइड्स। मेटल और नॉन मेटल के बीच की जो प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको मेटलॉइड्स बोलते हैं, ठीक। करना नहीं है ये हमको, सिलेबस में नहीं है, बस मेटल और नॉन मेटल करना, तो मेटलॉइड को तो भूल जाओ, ठीक। चलिए जी, उसके बाद हम मेटल्स पर आते हैं। तो पेज नंबर 1 पर हूँ। मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है, एंड आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, और मेलिएबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं, मतलब दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। तो ये हो गया मेलिएबल और डक्टाइल मटेरियल, ये मेटल की बेसिक डेफिनेशन है। उसके बाद एग्जांपल देखिएगा, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, जिंक, टिन, लेड, मर्क्यूरी, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं ये किसके एग्जांपल्स हो गए, मेटल्स के, ठीक। इसके बाद चलते हैं आगे। मेटल्स आर द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एक बिल्कुल ही अलग तरीके का एलिमेंट है। एक चैप्टर है आपके यहाँ पर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो उसमें हम पीरियोडिक टेबल करेंगे, वहाँ पर आप ये देखिएगा कि उसमें हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन को किसी कैटेगरी में डाला ही नहीं जाता है, ना तो मेटल में ना नॉन मेटल में, ठीक है।
किसी भी कैटेगरी में नहीं डाला जाता है उसको, ना मेटल की कैटेगरी में ना नॉन मेटल की कैटेगरी में। ये पॉजिटिव आयंस, हाँ सर मेटालॉइड्स में आता है। किसी कैटेगरी में नहीं डाल सकते। हाइड्रोजन के बारे में तो किसी ने आज तक कोई कुछ बता ही नहीं पाया है हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन इतना कॉम्प्लेक्स एलिमेंट है, ठीक है। क्या रीज़न क्या है इसका? एक ही आटम है सर उसके पास। हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियर मास है बहुत कम है और उसके डिवाइडर जब भी सर, न्यूक्लियर एक ही फिजिकल डिवाइडर उसके होता वजह है से ना? चलिए कभी डिटेल में बाकी बताऊंगा, elements- डिटेल में बताऊंगा। शॉर्टकट में एक चीज़ बताता हूँ कि अगर हम बात करते हैं ना सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11, उसका एटॉमिक मास 23, ठीक है। कैल्शियम की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास 40। तो ज़्यादातर आप जितने भी एलिमेंट्स लेंगे उनका एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल होता है, उनका एटॉमिक मास जस्ट डबल होता है। यहाँ पे सेम है सर। यहाँ से एटॉमिक नंबर भी उतना, एटॉमिक मास भी उतना। तो इस वजह से गड़बड़ इसमें क्या होती है कि यहाँ न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। इसके न्यूक्लियस में केवल एक प्रोटॉन बैठा रहता है चुपचाप, न्यूट्रॉन होते हैं 0। ये प्रॉब्लम है। तो इसको कोई भी साइंटिस्ट आज तक बता नहीं पाया। 2 मिनट रुकिए अभी। सर वो कभी डोनेट करते हैं, कभी रिसीव करते हैं, कभी शेयर हाँ, करते सर, कभी पानी शेयर से- करता है वो उसकी मर्जी, पानी है। हैं। मन कार्बन है, ये तीसरा है, क्योंकि छत में किसी नाइट में आएंगे। नहीं, 11 सर साइंस में चैप्टर 16 सिलेबस में नहीं है। चैप्टर 16 मुझे नाम से याद नहीं है नाम। पीरियोडिक टेबल वाला। मैनेजमेंट ऑफ तो चैप्टर 5 में तो बढ़ गया। एक मिनट, नाम बताओ क्या? सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेशनल रिसोर्स। हाँ, सर पीरियोडिक चैप्टर 5 में तो हट चुका है। पीरियोडिक टेबल वाला हट गया है क्या? हट गया? हाँ वो कट आउट था। मजे आ गए फिर तो तुम्हारे। सही मेटल नॉन मेटल कार्बन होते हैं, आपकी सर केमिस्ट्री भी नहीं देखो उसका चाहिए। टेबल देना चाहिए था, क्योंकि उससे चलो बाकी कोई सारे बात चैप्टर नहीं, आसान छोड़िए। वो तो खुद से बना। हम कुछ भी करना पड़ेगा। चलिए जी, उसके बाद देखिएगा, मेटल्स आर द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो जो मेटल्स हैं, मेटल्स क्या करते हैं? मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स हमेशा डोनेट करते हैं। तो जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको मैं मेटल बोलूँगा। ये मेटल की डेफिनेशन है, ठीक है। भले ही वो टच करने में ऐसा हो जैसा ये कपड़ा इतना सॉफ्ट हो, उसकी सॉफ्टनेस से कोई लेना देना नहीं है। हम कहेंगे नहीं मेटल है तो बड़ा स्ट्रांग होगा, मेटल है तो बड़ा हार्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो कितना भी सॉफ्ट क्यों ना हो, अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो फिर वो मेटल है। मेटल की बेसिक डेफिनेशन यही है, ठीक है। ये कभी चेंज नहीं होगी, इसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं। उसके बाद देखिए, आयन फॉर्म करते हैं ना मेटल्स। हाँ, तो जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है वो कैटायन बना रहा है, ठीक है।
फिर है मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल्स जो हैं वो हमेशा पॉजिटिव आयंस बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स लूज करके, ठीक। उसके बाद है द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम। अर्थ के क्रस्ट में यानी कि ज़मीन के अंदर जो सबसे ज़्यादा मिलने वाला मेटल है ना, जो मेटल है वो एल्यूमिनियम है। बेटा बॉटल दे देना यार इधर दे। तो अब दोबारा सुनिएगा, अब जब हम कार्बन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो कार्बन वाले चैप्टर में आपको एक सेंटेंस बोलूँगा मैं बताऊँगा कि पूरा जो यूनिवर्स है, पूरा यूनिवर्स में 97% कार्बन ही है ना। पूरे यूनिवर्स में 97% कार्बन ही है। हम और आप भी कार्बन के ही हैं। शायद हमारे बालों में भी कुछ कार्बन कंटेंट है, शायद हमारी स्किन में भी कुछ कार्बन कंटेंट है, दांतों में भी, बॉडी के अंदर भी, ठीक है। तो बायोलॉजिकल मटेरियल जो है वो बनता ही हाइड्रोजन और कार्बन की मदद से, इसलिए उनको ऑर्गेनिक मटेरियल बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो उसमें, और ये जो सेंटेंस है द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम, इसमें फ़र्क है। कार्बन क्या है? कार्बन पूरी अर्थ पर, पूरे यूनिवर्स में मिलने वाला उसका 97% कार्बन है, ठीक है। वो एलिमेंट हो गया, एक एलिमेंट हो गया वो, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा मिलने वाला मेटल इज एल्यूमिनियम, ठीक है। कार्बन मेटल नहीं है, कार्बन नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करता। पेज नंबर 2 पर आइए। यहाँ तक बताइए बेटा, क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। अनुष्का, आर्या, जैना, सौम्या, अपूर्व, सौम्या, वंश, यस सर। क्लियर है? चलिए जी, अब देखते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, दे आर ब्रिटल। तो जो नॉन मेटल्स हैं वो एलिमेंट्स होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, वो मेलिएबल भी नहीं होते। हाइड्रोजन नॉन मेटल में फिर हाइड्रोजन नॉन मेटल में कहाँ दे रखा है? फॉर एग्जांपल आपने एग्जाम्पल में वो इस वजह से दे रखा है क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और जो शेयर वाले हैं वो नॉन मेटल ही होते हैं, है ना। तो इस वजह से हाइड्रोजन बहुत एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करेगा, कभी कभी मेटल की तरह भी शो करेगा, सर जो शेयर करते हैं वो नॉन मेटल्स है ज़्यादातर, ठीक है। जनरली जो एक डेफिनेशन है नॉन मेटल की, वो नॉन मेटल वो है जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने वाले सारे नॉन मेटल्स होंगे, एक दो एक्सेप्शन मिल सकती है, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो नॉन मेटल ही होगा, वो कुछ और नहीं हो सकता। हम ये नहीं कह सकते कि वो मेटल है। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो मेटल ही होगा, वो कभी नॉन मेटल नहीं हो सकता। लेकिन कुछ और एडिशंस आ सकती हैं उसमें, जैसे हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है ना। क्या जी? ऑक्सीजन नाइट्रोजन भी नॉन ऑक्सीजन नाइट्रोजन नॉन मेटल, ठीक है ना, हमेशा नॉन मेटल, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। जिनकी वैलेंसी माइनस नॉन मेटल, जिनकी वैलेंसी प्लस मेटल। आगे चलते हैं जी। द टू एलोट्रोपिक फॉर्म्स, एक मिनट, इसका एग्जांपल देखिए, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन एटसेट्रा, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। फिर हम बात करते हैं द टू एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन एलिमेंट, डायमंड एंड ग्रेफाइट, आर ऑल्सो नॉन मेटल्स। तो जो कार्बन है, कार्बन के दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स, एलोट्रोपिक फॉर्म्स का मतलब ये है कि कार्बन ना नेचुरली दो फॉर्म्स में मिलता है, या तो उनको वो जो दो फॉर्म्स है ना उनकी, उनको हम एलोट्रोप्स बोलते हैं, डायमंड या फिर ग्रेफाइट। डायमंड एंड ग्रेफाइट ये दोनों के दोनों क्या हैं? ये कार्बन की दो फॉर्म्स हैं, ये कार्बन की दो फॉर्म्स हैं। आगे चलते हैं। नॉन मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे कैन फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं दे आर नॉन मेटल्स। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? सर मेटल्स आरएस भी होते हैं। मेटल्स, वो आर मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, 11-12 प्रॉपर्टीज़ हैं, अभी देखते हैं। द मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन। तो अर्थ के क्रस्ट में मिलने वाला, अर्थ की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्स की नहीं, ठीक है। यूनिवर्स का कार्बन है, ठीक है, उसमें मार्स, जुपिटर, ये सब कुछ आ गया, प्लूटो भी आ गया जो गायब हो चुका है, वो भी आ गया उसमें, ठीक। तो अर्थ की अगर बात करें तो अर्थ में मिलने वाला नॉन मेटल इज ऑक्सीजन, ठीक, जो सबसे ज़्यादा मिलता है। फिर बात करते हैं जी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की। तो फटाफट करते हैं इसको। जब हम मेटल्स की बात करेंगे तो मेटल्स के साथ साथ हमारा नॉन मेटल भी होता चला जाएगा। जो जो मेटल की प्रॉपर्टी है उसका जस्ट अपोजिट नॉन मेटल भी मिलेगा। खैर, पहला देखो, मेटल्स आर मेलिएबल। अच्छा, इसमें जो प्रॉपर्टीज़ करनी है ना, प्रॉपर्टीज़ आपको विद एक्सेप्शन करनी है। सबसे पहले जो मैंने, जैसे पहला पॉइंट है, पहली प्रॉपर्टी में जो अंडरलाइन कर रखा है वो तो प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद जो विदाउट अंडरलाइन वाली लाइन है वो पढ़ लेना, उसमें एक्सेप्शन जरूर लिखी होगी। देखिए, मेटल्स आर मेलिएबल, दैट इज मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विद अ हैमर विदाउट ब्रेकिंग। हैमर से अगर उसको स्ट्राइक करते हैं हम लगातार तो पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आप जैसे स्कूल जाते होंगे सुबह, तो लंच बॉक्स में एल्यूमिनियम फॉइल है ना,
तो एल्यूमिनियम फॉइल का मतलब क्या है? एल्यूमिनियम वैसे तो बड़ा स्ट्रॉन्ग मेटल है, क्या बात है, उसके तो एरोप्लेन्स बनते हैं एल्यूमिनियम के, है ना। और एल्यूमिनियम की पतली पतली शीट्स, तो वो कैसे एल्यूमिनियम को बीट करा जाता है, बीट कर करके बिल्कुल पतली शीट्स में, इतनी पतली शीट होती है कि आप उसको फिर कागज़ की तरह फाड़ भी सकते हो, ऐसा होता है। तो गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट वेल्यूएबल मेटल्स। एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड फॉर पैकिंग फूड आइटम्स लाइक बिस्किट्स, चॉकलेट्स, मेडिसिन, सिगरेट्स एटसेट्रा। तो इन सब चीज़ों को पैक करने के काम आता है एल्यूमिनियम। सेकंड देखिए, मेटल्स आर डक्टाइल, दैट इज मेटल्स कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच इनटू थिन वायर्स। मेटल्स जो हैं वो डक्टाइल होते हैं, इसका मतलब मेटल्स को खींच कर पतले वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक। गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल, ठीक है ना। गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल। कितने बड़े बड़े आभूषण, जेवर, ये सब बनाए जाते हैं गोल्ड से ही तो बनाए जाते हैं, ठीक है। तो चेन पहनते हैं लोग, वो कानों के, ये सब। अच्छा, लेकिन प्योर गोल्ड तो कुछ स्टेबल नहीं रहता, तो उसके अंदर वो कॉपर डाला जाता है उसको। नहीं, वो उसको ना उसकी थोड़ी सी मतलब हार्डनेस बढ़ाने के लिए वो कॉपर मिक्स करा जाता है। और वो हाँ, वो कैरेट वाला जो सिस्टम है ना, हमें उसमें नहीं जाना। ये वो तनिष्क का ऐड आता है ना, वो शुद्ध ऐसा 24 कैरेट गोल्ड जैसा। सर ये कैरेट से फर्क क्या पड़ता है? छोड़ो ना, वो अपने सिलेबस में सही कैरेट वैरेट में जाता है, कैरेट वो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, नाजुक हो जाता है। मतलब आप ये देखिए कि अगर हम उसको ज़्यादा प्योर करेंगे ना, तो वो इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि मतलब हम पता चला चेन पहन कर सो रहे हैं, अगले दिन सुबह उठे तो चेन ही टूट गई या मुड़ गई, है ना। करवटली वो जो चेन खींच कर टूट गई, कहाँ गई मेरी चेन, है ना। तो ये नुकसान होता है उसमें, तो इसलिए थोड़ी सी उसके अंदर मिक्सिंग करी जाती है। उसके बाद देखिएगा कि गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर आल्सो वेरी डक्टाइल एंड कैन बी ड्रॉन इनटू कॉपर वायर्स एंड एल्यूमिनियम गोल्ड वायर्स। बिस्किट होता है सर, वो ओरिजिनल गोल्ड के होते हैं, उसमें भी होता है। नहीं, वो जो है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ मिक्सिंग करी जाती है, ठीक है। तो विच आर यूज्ड एज इलेक्ट्रिक वायर्स। तो कॉपर के और एल्यूमिनियम के भी वायर बनाए जाते हैं और उसको इलेक्ट्रिक वायर्स में हम यूज़ करते हैं। कॉपर वायर घरों में यूज़ होते हैं। एल्यूमिनियम वायर जो बाहर बिजली की तारें जाती हैं वो एल्यूमिनियम के होते हैं, क्योंकि वहाँ कॉपर लगाना बड़ा महंगा पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आइए बेटा पेज नंबर 3 पर। तो पहली दो प्रॉपर्टी हुई, पहला है मेटल्स जो है वो वेरिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, दो प्रॉपर्टी। ये तीसरी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल्स बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के। लोहे की एक रॉड ले लो, एक तरफ से गर्म करो, दूसरी तरफ से अपने आप गर्म हो जाती है, ठीक है ना। एक बर्तन लो, उसमें पानी गर्म करो, बर्तन पूरा गर्म हो जाता है। ये नहीं कि सिर्फ बेस गर्म हो रहा है, ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल है इसमें वही कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर्स एक्सेट्रा आर यूजुअली मेड ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल्स बिकॉज दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। लेड इज द पुअरेस्ट कंडक्टिंग मेटल। लेड जानते हैं क्या होता है? लेड क्या होता है और बताओ, पहले बताया है शायद। सर ग्लास में मिक्स होता है। शीशा, जिस दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं ना, वो लेड है, ठीक है। और उसी लेड को तोड़कर, क्योंकि उसी लेड को तोड़कर क्या करा जाता है, उसका पाउडर बना दिया जाता है। और उसको एक ना बड़ा, ये जो कार्बन है ये ग्रेफाइट ये फॉर्म में होता है। ग्रेफाइट ऐसे होता है जैसे काले रंग का कीचड़ सा हो, ऐसा होता है, जैसे पेस्ट बन गया हो कोयले का, उस तरीके का होता है। और ये यूज़ कहाँ जब करा जाता है कि उसको लिया और लेने के बाद में उसको ऑटोमोबाइल के मूविंग पार्ट्स में लगा दिया। ग्रीस सुना है ना, ग्रीस। तो ग्रीस किसकी बनती है? ग्रेफाइट की बनती है, ठीक है। और वो मेटल एक्सट्रीमली सॉफ्ट मेटल होता है, सॉरी नॉन मेटल, एक्सट्रीमली सॉफ्ट होता है। अब क्या करा जाता है कि उसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है, जहाँ उसको लगा देते हैं काला निशान पड़ जाता है। तो क्या करा जाता है कि उसको लेकर और जो कांच का चूरा होता है, जो पाउडर होता है इसका लेड का, उसको उसमें मिक्स कर दिया जाता है। तो आप कभी भी देखेंगे जो आप पेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं ना, उस पर लिखा रहता है बॉन्डेड लेड। बॉन्डेड लेड, कभी भी लेड लिखा हुआ नहीं मिलेगा उस पर। HB लिखा होता है। हाँ, HB हाईली बॉन्डिंग, हाईली बॉन्डेड कुछ ऐसी होती है। सर ज़्यादा ग्रेफाइट होता है या ग्रेफाइट ज़्यादा होता है। लेड उसको सिर्फ थोड़ा सा हार्ड करने के लिए यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो वो ऑलरेडी हार्ड नहीं ना बहुत सॉफ्ट होता है। सर जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट मेटल, सॉफ्ट नॉन मेटल होता है। सर लेड को ये प्लस वो एक ऐसे ये काम कर ले रहा है कि वो बस ग्रेफाइट को पकड़ के रख रहा है। बस ग्रेफाइट को पकड़ने का काम लेड करता है, तो इसीलिए उसको उसमें मिक्स कर दिया जाता है। डायमंड उसका जस्ट अपोजिट है। डायमंड ऐसा है कि डायमंड कभी टूटेगा नहीं। डायमंड पे हथौड़ा मारोगे, हथौड़ा टूट जाएगा, डायमंड बच जाएगा। तो डायमंड इतना ज़्यादा हार्ड है। रोड रोलर उसके ऊपर से चला दो, डायमंड के ऊपर से, रोड रोलर में छेद हो सकता है, जमीन टूट सकती है, डायमंड का कुछ नहीं टूटेगा। प्योर डायमंड होना चाहिए, ये नहीं कि कांच के शीशे टूटे। सॉफ्टवेयर मेटल है।
हाँ सॉफ्टेस्ट नॉन मेटल है। सॉफ्टेस्ट नॉन मेटल ग्रेफाइट, सर डायमंड को आजकल लेबोरेटरी में भी बना दिया जा रहा है, वो कैसे? नकली सिंथेटिक डायमंड्स, सिंथेटिक डायमंड्स। ओरिजिनल डायमंड की तो स्मगलिंग होती है, ओरिजिनल डायमंड तो मिलता नहीं। सर आर्टिफिशियल तो लाभ होते हैं ना। हाँ वही तो। चलिए जी आगे देखिए। हाँ जी, नहीं वो उतने हार्ड नहीं होते। लैब में बनने वाले जो डायमंड है ना, अब मान लीजिए आप जाते हैं किसी भी तरीके की, घर में कोई शादी वगैरह कोई फंक्शन है, आप उसकी ज्वेलरी शॉप में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, लेने जाते हैं किसी तरीके का कोई मतलब ऑर्नामेंट लेने जाते हैं, वो आपको कहेगा जी ये हीरे की अंगूठी है, कितने की है, वो बता देगा 20,000 25,000 50,000 ऐसे कुछ बता देगा, है ना। और अगर मतलब वो मिक्स होता है, वो मिक्स होता है, असली डायमंड नहीं है। आप कहें नहीं मेरे को रियल डायमंड दिखाओ, अभी रियल डायमंड वो फिर लाखों में बहुत महंगा होता है, ठीक है। मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, वो लाखों रुपए ले भी ले आपसे, उसमें भी वो आपको नकली दे दे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप कहाँ जाकर टेस्ट करेंगे उसको। तो क्या होता है कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है ना, ये डायमंड में होता है। डायमंड लाइट को इंट्रैप कर लेता है अपने अंदर, निकलने नहीं देता लाइट को बाहर। भाई डायमंड ट्रांसपेरेंट है ना, तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल में जब एक जगह से लाइट आई तो दूसरी जगह से बाहर निकलेगी, ठीक है। जब लाइट एक जगह से आई अंदर और दूसरी जगह से बाहर निकली, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अभी डायमंड की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि उसका जो क्रिटिकल एंगल होता है वो इतना ज़्यादा होता है, 45 डिग्री होता है। वो क्या है कि लाइट को बाहर नहीं निकलने देता, लाइट अंदर ही ट्रैप हो जाती है। तो लाइट के ना मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन होते रहते हैं। तो लाइट अंदर एंट्रैप हो जाती है सारी की सारी, तो वो लाइट ही चमचमाती हुई नजर आती है। तो ये ओरिजिनल डायमंड की पहचान है। जो पुराने ज्वेलर होते हैं वो ऐसे देखकर, लाइट की तरफ देखकर बता देते हैं ये असली है या नकली है। ये क्या बात करो, सर उसके बाद फिर लाइट नहीं आएगा, लाइट बाहर नहीं आती, डायमंड के बाहर नहीं आती। हाँ कभी नहीं जाएगी, कभी भी नहीं, अंदर ही रहेगी, अंदर ही रहेगी, बाहर निकलेगी। वो कितना कैप्चर कर सकती है लाइट को? वो तो पूरी जितनी भी लाइट रेज उस पर आएंगी, जितनी ज़्यादा रोशनी, फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्यूबलाइट जलाई, टॉर्च पे हीरा चमकेगा, हीरा चमकेगा। मैंने दूसरी ट्यूबलाइट जलाई, और ज़्यादा लाइट मिल गई उसको, वो लाइट उसके अंदर गई, बाहर नहीं निकलेगी, और चमकेगा, और लाइट दी और चमकेगा, ऐसा होता है। सर अगर कोई दूसरे कलर का लाइट उसके सामने लगता है तो वो कैसे रेड कलर? तब भी वो चमकेगा, वो उस लाइट को तो एब्जॉर्ब करेगा ना, जिस भी कलर की लाइट है उस कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, है ना। हीरा उसी तरीके का दिखाई देगा। लाइट हो जाएगा, दोबारा बोलो, बन जाएगा ना फिर। क्या चीज़? अगर उसके अंदर बहुत सारी लाइट है, वो उसके अंदर बंद हो जाएगी तो लाइट का सोर्स बन जाएगा। वो लाइट का सोर्स बन जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह से वो चमचमाता हुआ दिखाई देता है। टॉर्च के अंदर यूज होता है। हाँ, अच्छा टॉर्च के अंदर? अरे टॉर्च के अंदर कहाँ हीरा यूज होता है, टॉर्च में तो आगे ग्लास। आएगा टॉर्च के अंदर बने लगा ना तो शोकेस में बना रहेगा। चलो जी आगे देखते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम जानते हैं मेटल्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजीली। Silver metal is the best conductor of electricity. The electric wires are made of copper and aluminum metals because they are very good conductors of electricity. तो सिल्वर जो है और जो कॉपर है और एल्यूमिनियम है, इनके सबके इलेक्ट्रिक वायर्स बनाए जाते हैं बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अगला देखिएगा, पांचवा है मेटल्स आर लस्ट्रस। जिस भी मेटल की रेसिस्टिविटी तो कम होगी वो बेस्ट कंडक्टर होगा ना। हाँ, सोडियम और पोटेशियम मेटल है। मेटल दोनों के वो दोनों फिर एक्सेप्शन है उसके। एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है। सोडियम और पोटेशियम वो मेटल है, लेकिन मेटल वाली कोई प्रॉपर्टी शो नहीं है। चलिए जी, उसके बाद आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है मेटल्स आर लस्ट्रस और शाइनी एंड कैन बी पॉलिश्ड। लस्ट्रस का मतलब क्या है? चमचमाते हुए होते हैं, चमकदार होते हैं मेटल, ठीक है। तो द मेटल्स लूज देयर शाइन ऑन कीपिंग इन एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड एक्वायर अ डल अपीयरेंस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड ऑन देयर सरफेस। तो मेटल्स जो है ना, मेटल्स वैसे तो चमकते हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए लोहा है, अभी मतलब इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से बाहर निकल कर आया है, बिल्कुल फ्रेशली कट पीस ऑफ आयरन है, तो ऐसा लगेगा सिल्वर कलर का चमचमाता हुआ, है ना, बिल्कुल चमकदार लगेगा। शाम तक ब्राउन, अगले दिन तक काला, भयंकर काला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो है एक ऑक्साइड की फिल्म डिपॉजिट हो जाती है। वो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से, मॉइस्चर से, इन सबसे रिएक्ट कर लेता है और एक ऑक्साइड की फिल्म, एक लेयर उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। तो लेकिन नेचुरली जो मेटल्स हैं वो चमचमाते हुए होते हैं, चमकदार होते हैं। उसके बाद सिक्स्थ देखिएगा, मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच आर सॉफ्ट मेटल्स। मेटल्स जो हैं वो हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच आर सॉफ्ट मेटल्स। तो ये जो है
सोडियम और पोटेशियम के अलावा मेटल्स हार्ड होते हैं। अच्छा, हार्डनेस का मतलब ये नहीं है कि मैं दबा रहा हूँ और कोई बड़ा हार्ड है ना, ये नहीं है कि मैंने इसको पोल को दबाया बड़ा हार्ड है, मैंने इस प्लास्टिक को दबाया ये भी तो हार्ड है, फिर कहेंगे ये भी मेटल है। नहीं, ऐसे नहीं होता। हम ये कहते हैं कि मेटल जो है, मेटल बहुत हार्ड होगा, कभी कभी प्लास्टिक भी बहुत हार्ड होगी, लेकिन प्लास्टिक को चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। वुड को चाकू से काटा जा सकता है, वुड भी बहुत हार्ड होती है, लेकिन किसी लोहे के टुकड़े को चाकू से नहीं काट पाओगे, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि हार्डनेस का मतलब क्या होता है, एनीथिंग दैट कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ, उसको बोलेंगे हार्ड सब्सटेंस। एनी सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी कट विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ इज सॉफ्ट सब्सटेंस। तो मेटल्स जो हैं वो हार्ड होते हैं सारे के सारे, दो एक्सेप्शन हटा दो, सोडियम और पोटेशियम, ठीक। अगला देखिएगा, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। यहाँ भी सोडियम एंड पोटेशियम एक्सेप्शन है। अब बात करते हैं हार्डनेस में और स्ट्रॉन्गनेस में फ़र्क क्या है। स्ट्रॉन्गनेस का मतलब एनीथिंग विच कैन कैरी वेट, जो वजन उठा सके उसको मैं हार्ड बोलूँगा, ठीक है। हम लोहे की किसी चीज़ पर वजन डाल सकते हैं बहुत ज़्यादा, प्लास्टिक पर नहीं डाल सकते, प्लास्टिक मुड़ जाएगी, टूट जाएगी, ऐसा हो जाएगा, लेकिन लोहे पर हम वजन डाल सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, दे कैन होल्ड लार्ज वेट्स विदाउट स्नैपिंग और ब्रेकिंग। एक्सेप्शन इसका भी सोडियम एंड पोटेशियम, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। फोर्थ पेज पर आ जाइए, मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच इज अ लिक्विड मेटल। मर्क्यूरी मेटल है, क्यों है मेटल भाई? ये तो लिक्विड है, वो तो मर्क्यूरी तो मेटल क्यों है? कैटायन फॉर्म करता है। कैटायन फॉर्म करता है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, जो भी कैटायन फॉर्म कर रहा है वो मेटल है, वो मेटल है। सर बोलो। मर्क्यूरी और एल्यूमिनियम का रिएक्टिव होता है क्या? एल्यूमिनियम तो होता है, मर्क्यूरी नहीं होता। सर मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट करता है क्या? मर्क्यूरी के रिएक्शन हमको वैसे भी बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं, है ना। आपने रिएक्टिविटी सीरीज में भी देखा है कि नीचे की तरफ ही होता है, कॉपर के आसपास ही होता है। सर क्योंकि ब्रेन में ना मर्क्यूरी ले जाना वो इलीगल हो जाता है, इस चक्कर में कि एल्यूमिनियम वो दूसरी चीज़ है, उसका रीज़न दूसरा है। बैठिए। उसके बाद देखिए नाइन्थ प्रॉपर्टी, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो भाई मेटल्स का सबका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, ठीक है। तो इनके कुछ के बॉइलिंग पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार पढ़ जाना, उसी से आइडिया लग जाएगा। आयरन का 1535 डिग्री सेल्सियस, इतना ज़्यादा। कॉपर का 1083 और सोडियम और पोटेशियम एक का 98 डिग्री सेल्सियस, एक का 64 डिग्री सेल्सियस, मतलब पानी से भी कम, है ना, इतनी जल्दी पिघल जाते हैं। उसके बाद देखिएगा टेम्प, मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। हाई डेंसिटी का मतलब क्या है? एनीथिंग विच इज़ वेरी हैवी, उसको हम बोलेंगे कि उसकी डेंसिटी हाई है। कोई भी चीज़ हैवी कब होगी? जब उसके अंदर मैटर भरा हुआ होगा बहुत ज़्यादा। जैसे लेदर की बॉल, क्रिकेट खेलते हैं ना, तो लेदर की जो बॉल होती है पूरा अंदर उसके अंदर मटेरियल भरा रहता है, तो सॉलिड होती है, हम ये कहेंगे बहुत डेंस है, बहुत हैवी है। वहीं आप बात करें टेनिस की बॉल की, तो टेनिस की बॉल अंदर से खोखली होती है, खाली होती है, ठीक है। हम उसको स्ट्राइक करते हैं तो दबती है, फिर एक्सपैंड हो जाती है, तो उसकी डेंसिटी बहुत कम है। और टेनिस की बॉल को आप स्विमिंग पूल में ऐसे फेंक दो, तैरती रहेगी, फ्लोट करेगी। लेदर की बॉल को डाल दो, डूब जाएगी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी है उसके अंदर, मटेरियल भरा हुआ है। सर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई सॉलिड है, उसको मैं गर्म कर रहा हूँ, तो वो पिघल कर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए जिस टेम्परेचर पर, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ये है, नैफ्थलीन बॉल है, नैफ्थलीन बॉल को मैंने गर्म करना शुरू करा, ये सोच करके सॉलिड है, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, वो सीधा इवेपोरेट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गए। तो उस टेम्परेचर पर जिस पर कोई भी सॉलिड या लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट। और जिसमें वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होगा, बहुत हाई होता है, मेटल्स का बहुत हाई होता है, ठीक है। कभी सोचो, कभी सुना है क्या आयरन उबल गया और उबल कर इवेपोरेट हो गया? नहीं ना, होता ही इतना हाई है, इतना हाई होता है। ऐसा नहीं है इवेपोरेट नहीं हो सकता, इवेपोरेट हो सकता है। कितना है सर वैसे? भाई इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये तो 15 बॉइलिंग पॉइंट जो है 1535 डिग्री सेल्सियस, इतने पर इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन सोचो ना 1500 डिग्री सेल्सियस, ऐसा फर्नेस कहाँ से लेकर आओगे जो इतना कंट्रोल, मतलब इतना ज़्यादा हीट को। सर पेट्रोल पेट्रोल की कहाँ बात करते हैं? पेट्रोल को तो गर्म भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, सर वो तो आप हाथ में रख लो, है। हाथ में रख लो, हाथ की हीट ले लेता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन सुना है ना? यस सर। हाँ, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो हाथ की हीट लेता है, हाथ उनका ठंडा ठंडा लगने लगता है और वो इवेपोरेट होता है। चलो जी, उसके बाद 11वीं प्रॉपर्टी है, सुनो जरा, मेटल्स आर सोनोरस, टन 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 घंटी मंदिर की जो बजती है वो किसकी बनी होती है? किसी भी मेटल की।
ठीक है, नॉन मेटल की नहीं बनाएंगे, प्लास्टिक की घंटी बजेगी ही नहीं, ठीक है। तो दैट इज मेटल्स मेक साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट। अगर उसको किसी ऑब्जेक्ट के हिट करेंगे तो टन 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 की रिंगिंग साउंड आएगी। देयरफॉर मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के जो स्ट्रिंग्स होते हैं, जैसे वायलिन हो गया, गिटार हो गया, वो भी मेटल्स के होते हैं। सोनोरस प्रॉपर्टी होती है ना। हाँ जी, सोनोरस प्रॉपर्टी। तो उसके बाद बार बार देखिएगा, मेटल्स यूजुअली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। तो मेटल्स का सिल्वर या ग्रे कलर होता है कॉपर और गोल्ड को छोड़कर, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की करते हैं जी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। और आप में से जितने भी बाहर की जो सोसाइटी के बच्चे हैं ना, मेरे को प्लीज़ अपना आधार कार्ड, अगर पीडीएफ है तो पीडीएफ मेरे को भेज दो, अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो हार्ड कॉपी लेकर आ जाइए। सर फोटो है। हाँ, फोटो तो तुमने दे दी थी मेरे को अपनी। नहीं सर, आधार कार्ड का फोटो है। देखो कैसा है, क्लियर है। मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मेरे को फोटो व्हाट्सएप कर। हाँ व्हाट्सएप कर दो। हाँ बस वो क्लियर होनी चाहिए कि उसका प्रिंट आउट मैं निकाल दूँ, मैं फाइल बनाकर मेरे को देनी है। और वैसे भी कोई अलग फोटो चाहिए। एक फ़ोटो भेज देना, सर, हाँ। क्योंकि ना शायद आपका सबका जो है वो बनाऊंगा ना, आई कार्ड बनाऊंगा। हाँ, हमारा तो नहीं जरूरत है ना। हाँ भेज देना। हाँ हमारा तो नहीं है। अभी तो ज़रूरत नहीं है, कहा तो नहीं है, तो ज़रूरत होगी तो बता दो, ठीक है। ऐसे रात में बैठना हाँ, आ जाइए आ जाइए। क्या चल रहा है हमारे घर में?